ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे बात किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन आयन के बारे में। आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो कार्बन आयन। अब कार्बन आयन का आपके पास मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन। जब आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बन आयन कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास कार्बन आयन का जनरेशन कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम जनरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला तरीका जनरेशन का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। मानो यहाँ पे आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये आपके पास क्या होता है ना, देखो कार्बोनिल कंपाउंड में ये आपके पास होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल कंपाउंड में ये आपके पास क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप। जो भी कार्बन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ये आपके पास 3 के बराबर हो जाएगा, राइट? ऐसा कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब देखो होता क्या है ना, ये जो आपका पर्टिकुलर हाइड्रोजन होता है, कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? देखो इसका तरीका क्या है ना, मैं बोलूँगा अगले लेक्चर का वेट करो, वहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पता चलता है कि आपका कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है कौन सा नहीं है। अभी के लिए इतना समझ लो, अगर आपको जानना है कौन सा पर्टिकुलर हाइड्रोजन एसिडिक है, आपको क्या करना है? उस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकालना है। जब आप हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकालोगे तब जो आपके पास पीसी बनेगा उसे बोलेंगे कंजुगेट बेस। वो आपका एक अनायन होगा। जितना ज़्यादा आपका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा ना, उतना ज़्यादा हम कहेंगे वो वाला पर्टिकुलर हाइड्रोजन आपके पास एसिडिक है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है, अभी के लिए आप इस बात को याद कर लो कि आपके कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप सीख जाओगे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ पे बेस डालेंगे फॉर एग्जांपल NaOH, तो आपको क्या पता है ये जो आपका पर्टिकुलर अल्फा हाइड्रोजन होता है वो आपका एसिडिक होता है। NaOH से आपके पास OH- आएगा जो कि आपका बेसिक नेचर का होता है। तो आपका बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा? कुछ ऐसा बनेगा, राइट? अब आपको दिख रहा है ये जो आपका कार्बन है ना, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पे आपका कार्बन आयन का जनरेशन हो गया, ठीक है? पहला आपका तरीका था कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन से। दूसरा तरीका आपके पास आएगा फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। देखो आपके पास टर्मिनल अल्काइन में भी लगभग लगभग
सेम कॉन्सेप्ट होता है। आपके टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है ना वो आपके पास एसिडिक होता है। क्या कहा मैंने? आपके टर्मिनल अल्काइन का जो आपके पास हाइड्रोजन होता है वो आपके पास एसिडिक होता है। तो ये आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन है, इसका ये जो हाइड्रोजन आपके पास होता है ये एसिडिक होता है। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे जैसे कि सोडामाइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ से आपके पास NH2 माइनस आएगा और ये NH2 माइनस क्या करेगा यहाँ पे, ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन आयन का जनरेशन हो जाएगा, साथ में अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो भी काउंटर आयन है Na+ आके लग जाएगा। समझ आया आपको? ये आपके पास तरीका होता है। इसके अलावा देखो आपके पास और भी तरीका है। कैसे? मानो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, अगर आपके पास 1,3 डाइकीटो कंपाउंड है तब भी हो जाएगा, फ्रॉम 1,3 डाइकीटो कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, मानो ये आपके पास एक 1,3 डाइकीटो कंपाउंड है। देखो 1,3 डाइकीटो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दोनों कीटो ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 और 3 पोजीशन पे है। अगर आप इसका पोजीशन को 1 बोलोगे तो ये 2, तो ये 3। समझ आया? अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला हाइड्रोजन आपके पास एसिडिक होगा, तो अगर आप यहाँ पे बेस डालोगे, क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो मुझे कैसे पता चल रहा है इन सब केस में ये वाला पर्टिकुलर हाइड्रोजन एसिडिक है? देखो लॉजिक क्या है ना, जब आप इन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करोगे तब जो आपके पास करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनेगा, जब आप इन हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकालोगे तब जो आपके पास करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनेगा वो आपके पास स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये जो आपका कंजुगेट बेस है पहले वाले केस में, ये आपका रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइज्ड है। सेकेंड वाले केस में जो आपका कंजुगेट बेस है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कर रहा है। ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन में आपके पास परसेंटेज s कैरेक्टर 50% होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जब आप H को बाहर निकालोगे तब जो आपके पास यहाँ पे कंजुगेट बेस बनेगा जो कि कार्बन आयन है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे आपके पास 1,3 डाइकीटो कंपाउंड है ना, वैसे ही देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में भी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपको पता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे? मैंने आपको बोला था, बताया था लास्ट लेक्चर्स में। क्या? आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, आप डालोगे मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX। अब यहाँ पे आपके पास कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड कोवलेंट होता है, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड टूट जाता है, ये आपका रिवर्सिबली टूट के क्या देगा, देखो मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, कार्बन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, तो टूट के आपके पास R- आएगा, साथ में MgX पॉजिटिव आएगा, और ये जो आपका R- होता है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का।
बात आपको समझ आ रहा है? ये आपका R- काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। इतना सा कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। अब देखो ये टर्मिनल, आगे देखो हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के बारे में। हेडिंग डालो, यहाँ पे बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के बारे में। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कार्बोनाइन है और यहाँ पे वापस से आपके पास कार्बोनाइन है। एक बार हमने कार्बोनाइन के ऊपर लगा दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और एक बार हमने कार्बोनाइन के ऊपर लगा दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे +m दिखाए, +h दिखाए, +i दिखाए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का आपके पास मतलब क्या होता है, -m दिखाए, -h दिखाए, -i दिखाए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ग्रुप से कार्बोनाइन की तरफ रखेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कार्बोनाइन से ग्रुप के तरफ रखेगा। समझ आ रहा है? जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कार्ब अनायन की तरफ होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कार्ब अनायन की तरफ होगा, तब क्या होगा, ये जो आपके पास कार्ब अनायन है ना, ये जो आपके पास कार्बन आयन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, जो कि इसको अनस्टेबल बनाएगा, क्योंकि इसके पास तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। तो ये तो चाहता है कि इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, ये चाहता है इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। लेकिन अगर आप इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो इसका स्टेबिलिटी आपके पास घटेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कार्बन आयन के ऊपर लगाओगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कार्बन आयन से अवे रखेगा, जिस वजह से क्या होगा, कार्बन आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। जब आपके कार्बन आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तब आपके मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। इतना सा आपके पास कॉन्सेप्ट है बस। और आपको पता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, उसके बाद क्वासी एरोमेटिसिटी, उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर, उसके बाद इंडक्टिव, ठीक है। मानो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो ऐसा कुछ है आपके पास, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपके पास साइक्लिक रेजोनेंस काम कर रहा है, यहाँ पे आपके पास लीनियर रेजोनेंस काम कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्रॉस रेजोनेंस काम कर रहा है। और आपका रेजोनेंस का ऑर्डर क्या होता है, सबसे अच्छा आपके पास होता है साइक्लिक रेजोनेंस, उसके बाद अच्छा आपके पास होता है लीनियर रेजोनेंस, उसके बाद सबसे खराब आपके पास होता है क्रॉस रेजोनेंस। तो आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, सबसे अच्छा आपके पास आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी, ठीक है। जहाँ पे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास काम करेगा। तो आप यहाँ पे आसानी से कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, आपके पास कुछ ऐसा है,
कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आपको पता है जो कार्बन आपके पास सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो आपका डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो आपका ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और आपको एक सिंपल सी बात पता है ना कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp कार्बन, उसके बाद होता है sp2 कार्बन, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 कार्बन। और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल सा होता है। ठीक है, इतना सा बात आपको समझ आ गया? तो यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका C हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल आपका A हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना कुछ और बात करते हैं। देखो कुछ ना आपके पास बेसिक रिएक्शन सीक्वेंस होता है जो आपको दिखता है जेईई मेंस में। बताया तो कौन सा? देखो आपको ना यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन दे देता है और यहाँ पे आपके एरो के ऊपर लिखा होता है मानो सोडामाइड और यहाँ पे लिखा होता है मिथाइल आयोडाइड। देखो ऐसे में आपका थीम क्या होता है आपको पता है? जो आपका टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन होता है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और आपको पता है सोडामाइड आपका बेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आपका अप्रोच क्या होता है देख लो। सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो ये आपका टर्मिनल एल्काइन होता है, इसका रिएक्शन कराते हो NH2 माइनस से, क्योंकि देखो आपका सोडामाइड टूट के आपको NH2 माइनस देगा। ये क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास ये कार्बन आयन बनता है, साथ में अमोनिया गैस बाहर होता है। अब देखो यहाँ पे आपका कार्बन आयन थीम में आता है और यहाँ पे आपके पास मिथाइल आयोडाइड है। आपको पता है आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। यहाँ पे डेल नेगेटिव आता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आता है। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के आयोडीन के ऊपर आ जाएंगे और आयोडीन लीव कर जाएगा I माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि I माइनस काम करता है गुड लिविंग ग्रुप का। ऐसा करने से आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, साथ में आपका I माइनस बाहर हो जाएगा जो कि Na प्लस के साथ मिलके NaI बना लेगा। समझ आया? ये आपको एक कॉमन रिएक्शन थीम दिखता है और आपको समझ आ रहा है इस रिएक्शन थीम के पीछे का लॉजिक क्या है? इस रिएक्शन थीम के पीछे का लॉजिक था कि हमने यहाँ पे बेस के हेल्प से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल बनाया, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया। ऐसा कुछ थीम था हमारे पास। अब हमने यहाँ पे जो केस देखे एसिडिक हाइड्रोजन वाले, उन सभी केस में हमारा यही लॉजिक अप्लाई हो सकता है। ठीक है, उन सभी केस में हमारा यही लॉजिक अप्लाई हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मेनली हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक बेस के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कार्बन आयन के बारे में। आज के लेक्चर में हम एसिड एंड बेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो एसिड एंड बेस हमारे पास बहुत बड़ा पोर्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी होता है। तो वैसे तो हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उतना अभी हम कवर नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे मेंस से रेलेवेंट बात करेंगे और खुद को मेंस के लेवल से बहुत हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे और बहुत ज़्यादा डेप्थ में खुद को अभी नहीं लेके जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम मेनली बात करने वाले ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक बेस के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर डेडिकेटेड होगा। हेडिंग डालो, हम यहाँ पे बात करेंगे मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और इसमें आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑर्गेनिक बेस के बारे में। देखो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में तो आपको समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड उसे कहते हैं जो या तो H+ को डोनेट करते या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले इनटू इट्स वेकेंट ऑर्बिटल। बात समझ आई? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड उसे कहेंगे जो या तो H+ को डोनेट कर ले अपने एक्वस सोल्यूशन में, है ना, इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, या तो वो H+ को डोनेट कर ले अपने एक्वस सोल्यूशन में, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले अपने वेकेंट ऑर्बिटल में। देखो, जब कोई सब्सटेंस H+ को डोनेट करता है अपने एक्वस सोल्यूशन में उसे हम आर्सेनियस एसिड कह सकते हैं। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इसे हम कह सकते हैं क्या, इसे हम कह सकते हैं लुईस एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास एसिड होंगे वो अपना एसिडिक बिहेवियर दो तरह से दिखाएंगे। या तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर H+ को डोनेट करके दिखाएंगे अपने एक्वस सोल्यूशन में, या फिर वो अपना एसिडिक बिहेवियर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके दिखाएंगे अपने वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, राइट। मानो आपके पास यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाता है, ये H+ को डोनेट करता है अपने एक्वस सोल्यूशन में, ये अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ को डोनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और जो H+ को आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डोनेट करेगा उसको वाटर गेन कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है ये अपना एसिडिक बिहेवियर H+ को डोनेट करके दिखा रहा है। अब देखो, एक बार आपका कार्बोक्सिलिक एसिड H+ को डोनेट कर देता है उसके बाद जो आपके पास पीसी बनता है ना उसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस। मैंने क्या बोला? एक बार हमारा एसिड H+ को डोनेट कर देता है उसके बाद जो स्पीशी बनता है उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। इसका आपको ध्यान रखना है। मानो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो आपके पास ऐसा कुछ एसिड है, यहाँ पे ना आपके पास क्या है, बोरॉन है, और मानो इसके पास 2 OH है। तो आपको पता है जो आपका बोरॉन होता है वो आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट के जो कंपाउंड्स है वो आपके जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे बोरॉन के पास क्या होगा, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और होगा क्या ना, ये बोरॉन क्या करेगा, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में वाटर से OH- को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों बातें कहना ही ठीक है। तो ये बोरॉन क्या करेगा, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में वाटर से या तो कह दो OH- को एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि बेटर है कहना, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, अब की बार इसके पास 3 OH आ जाएगा। पहले ये न्यूट्रल था, इसने बाहर से OH- को एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वाटर ने यहाँ पे OH- दे दिया, यहाँ पे आपके पास H+ आएगा।
तो आपको दिख रहा है जो ऊपर वाला केस है उसमें हमारा ऑर्गेनिक एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है H प्लस को डोनेट करके। तो यहाँ पे हमारा एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है H प्लस को डोनेट करके, और यहाँ पे हमारा एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आप देखोगे 95% केसेस में क्या होगा, जो आपका एसिड होगा ना वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा H प्लस को डोनेट करके। तो हमें ऊपर वाले केस के बारे में ज़्यादा बातचीत करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अपना डिस्कशन चालू करते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको डायरेक्टली वो बताता हूँ। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास एसिड के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको डिफरेंट कंपाउंड्स दे देगा और आपको इन डिफरेंट कंपाउंड्स का एसिडिटी पूछेगा। आपको डिफरेंट कंपाउंड्स देगा और आपको डिफरेंट कंपाउंड्स का एसिडिटी पूछेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट कंपाउंड्स का एसिडिटी कंपेयर करते आना चाहिए, सही बात है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है, उसका कॉन्सेप्ट को समझो। देखो जो आपका एसिड होता है ना, जब आप उसमें से H प्लस को निकालोगे तब जो आपके पास स्पीशी बनेगा वो आपका कंजुगेट बेस होगा। और जनरली जो आपका कंजुगेट बेस होता है एक अनायन होता है। अब आप खुद सोचो ना यार, जितना ज्यादा आपका बनने वाला कंजुगेट बेस स्टेबल है उतना ज्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो समझो। देखो आप समझो, एसिड ने H प्लस को रिलीज किया तो आपके पास कंजुगेट बेस बना जो कि एक अनायन होता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो आपका कंजुगेट बेस है जो कि एक अनायन है वो H प्लस को वापस कैच कर ले और वापस से आपके पास एसिड बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन में चल जाए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, काम करेगा किसका, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और आपका कंजुगेट बेस एक अनायनिक स्पीशी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड चल जाए वापस एसिड बन जाए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कब नहीं। देखो सारा कहानी स्टेबिलिटी के ऊपर है। सोचो ये जो आपका अनायनिक स्पीशी बना है, ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना है, अगर ये किसी तरह से स्टेबलाइज हो जाए, अगर ये किसी तरह से स्टेबलाइज हो जाए तो जो भी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, जो भी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता। जैसे आपने देखा था यही कॉन्सेप्ट काम करता है लिविंग ग्रुप में। आपने देखा था, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में या शायद उसके पहले वाले लेक्चर में जब बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, वहां बोला था आपका वाटर होता है बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br-। लॉजिक क्या था कि आपके ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल था तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नहीं चाहता। समझ आ रहा है। तो अगर मैं किसी तरह से कॉन्जुगेट बेस जो कि एक अनायनिक स्पीशी है उसको स्टेबल बना दूं तो वो H प्लस को वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिएक्शन आपका बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो सिंपल सा कहानी है कि अगर हम चाहते हैं ये H प्लस आसानी से डोनेट हो पाए तो लॉजिक क्या है कि H प्लस के डोनेशन के बाद जो स्पीशी बनेगा वो आपका स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो आपका एसिडिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के। जितना ज्यादा आपका बनने वाला कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका कंपाउंड एसिडिक होगा। जितना ज्यादा आपका बनने वाला कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपके पास कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक होगा। लॉजिक क्लियर है आपको एकदम। तो हमें बस क्या चेक करना है, हमें चेक करना है हर एक केस में कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो आपका कंजुगेट बेस होता है वो आपके पास एक अनायनिक स्पीशी होता है। तो आपको पता है ना, अगर आपके पास अनायनिक स्पीशी है कि मानो अगर आपके पास यहाँ पे कार्बन आयन है, ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे कार्बन आयन है तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि आपके कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है और कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना।
ये क्या करता है, अनस्टेबल बनाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो दिखाता हो प्लस एम या फिर प्लस एच या फिर प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो दिखाता हो माइनस एम या फिर माइनस एच या फिर माइनस आई। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये बात आपको समझ आ गई। एक चीज देखो यार, एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखोगे मैं बहुत बार कह दूंगा कि हमें बताना है कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है कि नहीं, लेकिन ये ना कहना काफी हद तक गलत है, काफी हद तक सही है। क्योंकि एक्चुअली हम ना कंपाउंड के एसिडिटी के ऊपर बातचीत नहीं करते, हम ना यहाँ पे हाइड्रोजन के एसिडिटी के ऊपर बात करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मैंने आपको कह दिया कि अगर मुझे जानना है कोई भी कंपाउंड अच्छा एसिड है कि नहीं, तरीका क्या है, कंपाउंड में से H प्लस को निकालो, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, अगर आपका कंजुगेट बेस स्टेबल है आप बोलो कंपाउंड एसिडिक है। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कौन से हाइड्रोजन को निकालना है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, और कौन से हाइड्रोजन को निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन से हाइड्रोजन को निकालना है और कौन से हाइड्रोजन को निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है? देखो मैं बोलूंगा वो आपको एग्जामिनर बताएगा, लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है। एग्जामिनर आपको हर केस में नहीं बताएगा कौन से हाइड्रोजन की एसिडिटी चेक करनी है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा हाइड्रोकार्बन्स का, जहां पे आपके पास केवल कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो वहां पे आपको एग्जामिनर बताएगा, क्योंकि वहां पे आपको नहीं पता चल सकता कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। लेकिन कभी अगर आपके पास अल्कोहल है, या फिर कभी अगर आपके पास थायोल है, या फिर कभी अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन शॉर्ट कभी भी आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कोई हेट्रो एटम से जुड़ा है, कभी भी आपके पास हाइड्रोजन है जो कोई हेट्रो एटम से जुड़ा है, तो वहां पे आपको एग्जामिनर बताएगा नहीं कि कौन से हाइड्रोजन की एसिडिटी के ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि वहां पे अंडरस्टूड होता है कि जो हाइड्रोजन आपका हेट्रो एटम से जुड़ा होता है वही आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको धीमे धीमे सब समझाऊंगा, ठीक है? देखो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड के एसिडिटी को कंपेयर करेंगे, और मैं बहुत बार आपको बोलूंगा कि ये हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे एसिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करूं, एसिड्स को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है मिनरल एसिड से कम एसिडिक होते हैं। मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ये सब आपके इनऑर्गेनिक एसिड है ना। जो भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, और कितना भी स्ट्रॉन्ग आपके पास ऑर्गेनिक एसिड आ जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग आपके पास ऑर्गेनिक एसिड आ जाए, वो आपके इनऑर्गेनिक एसिड का बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। मैं वापस बता रहा हूं, जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में, वो रिलेटिव कंपैरिजन है। मेरे कहने का मतलब पता है क्या है? कि मानो मैं गरीबों के मोहल्ले में आ गया, मानो मैं गरीबों के मोहल्ले में आ गया, और गरीबों के मोहल्ले में आके मैं देख रहा हूं उन गरीबों में सबसे अमीर कौन है। भाई आखिरकार है तो सब गरीब ही ना, क्योंकि मोहल्ला गरीबों का है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, गरीबों के मोहल्ले में अमीर कौन है। देखो कोई भी ना मेरे बात से हिट मत होना, सबसे ज्यादा गरीब मैं ही हूं, ठीक है? सबसे ज्यादा गरीब मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा गरीब शायद ही कोई होगा। तो मैं क्या कह रहा था, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर, बात समझ के क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो, वो इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब आपके पास वीक एसिड होते हैं। और आपने आयनिक में पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में वीक एसिड काम करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड एंड सो दे बिहेव
एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पे आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता है ये अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाएगा। देखो, इसका आपके पास एक्वा सोल्यूशन होगा, तो ये अपने एक्वा सोल्यूशन में H प्लस को रिलीज कर देगा, राइट। अब देखो, ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको पता है हर रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। ये पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन भी आपके पास इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। जब ये रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, तब आपके पास इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका नाम होता है Ka। उसे बोलेंगे Ka ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास Ka का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसका एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम वीक है, तो आप बस सुन लो ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग को इसके एप्लीकेशन से मतलब है। अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास होता है के का, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब देखो, यहां पे आपके पास एक होता है पीके। देखो, इन जनरल लॉजिक क्या है ना, अगर आपके पास पी ऑफ डब्बा हो, ये होता है माइनस लॉग बेस 10 डब्बा, तो पी के क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 के। अब देखो, यहां पे आपको एक चीज समझ आ रहा है, जितना ज्यादा आपका कंपाउंड एसिडिक होगा वो उतना ज्यादा H प्लस आयंस को फर्निश करेगा। जितना ज्यादा आपका कंपाउंड एसिडिक होगा उतना ज्यादा H प्लस आयंस को फर्निश करेगा। जितना ज्यादा H प्लस आयंस को फर्निश करेगा उतना ज्यादा आपके पास Ka का वैल्यू होगा। जितना ज्यादा आपके पास Ka का वैल्यू होगा उतना कम आपके पास pKa का वैल्यू होगा, क्योंकि नेगेटिव लॉग है। क्योंकि नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव लॉग होने की वजह से आपका pKa और Ka में इनवर्स का रिलेशन काम करता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आया, जितना ज़्यादा आपका कंपाउंड एसिडिक होगा उतना ज़्यादा आपके पास H प्लस का कंसंट्रेशन होगा। जितना ज़्यादा आपके पास H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा आपके पास Ka का वैल्यू होगा, और जितना ज़्यादा आपके पास Ka का वैल्यू होगा उतना कम आपके पास pKa का वैल्यू होगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ, जितना कम आपके पास एसिडिटी होगा उतना कम आपके पास H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन होगा, उतना कम आपके पास Ka का वैल्यू होगा, उतना ज़्यादा आपके पास pKa का वैल्यू होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बात दिख रहा है कि जो आपका एसिडिटी होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो Ka से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो pKa से। इसका मतलब कभी भी आपसे पूछे मिनिमम पीके वैल्यू, बहुत बार क्वेश्चन क्या करता है, आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, आपको इनडायरेक्टली बोलेगा बताओ कौन से कंपाउंड का मिनिमम पीके वैल्यू है। तो जब आपका पीके मिनिमम होगा तब आपका एसिडिटी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। कभी भी आपसे बोलता है मैक्सिमम पीके वैल्यू, जब आपका पीके का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब आपका एसिडिटी मिनिमम होगा, तो इसका मतलब लीस्ट एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना भूल गया यार, जगह नहीं है मेरे पास, लिख लेना, के का फुल फॉर्म होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको जो भी प्री रिक्विजिट था वो बता दिया। अब यहाँ पे ज़्यादा काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, डायरेक्ट देखो टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है अपना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोकार्बन्स में जब आपका एसिडिटी का बात होगा ना, तो आपको एग्जामिनर हाइड्रोजन मेंशन करके देगा जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लेबल्ड होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करता हूँ। पहला,
मानो आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 कंपाउंड दे रखे हैं और आपको तीनों कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। और जब मैं कहता हूँ कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, क्योंकि आपका एसिडिक तो हाइड्रोजन होता है ना, आपका एसिडिक तो हाइड्रोजन होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। ये आपको क्वेश्चन में खुद वो लोग मेंशन करके देंगे, खुद वो लोग लेबल करके देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ सर्कल से कि आपको इन तीनों हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका अप्रोच क्या है, आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए इस पूरे ब्रह्मांड में, कभी भी आपके पास क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, सबसे पहला स्टेप होगा आपको वहाँ पे H+ को निकाल के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाना है। अब देखो हाइड्रोकार्बन में कंफ्यूजन होता है कौन से हाइड्रोजन को निकाल के कंजुगेट बेस बनाना है, तो उन्होंने आपका कंफ्यूजन खुद ही दूर कर दिया। उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपको जिस हाइड्रोजन को लेबल कर रखा है उसी को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सिंपल सा काम करेंगे, H+ को बाहर करके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाएंगे हर एक केस में, और उसके बाद कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो देखो जो हम जीओसी सीखते हैं ना, क्वेश्चन आपका जीओसी से डायरेक्टली नहीं आता, जीओसी का एप्लीकेशन जो है वो आपका आगे के टॉपिक्स में लगता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका जीओसी इंपॉर्टेंट है। देखो जब H+ निकालेंगे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जब H+ निकालेंगे यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, जब H+ निकालेंगे यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। आपको पता है मिथाइल क्या दिखाता है, आपका मिथाइल दिखाता है प्लस आई, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस आई है, यहाँ से 2 प्लस आई है, यहाँ से 3 प्लस आई है। देखो मैं ना आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो भी आपका पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट क्या करता है, ये आपके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो जहां पे आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा वहां पे आपका कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होगा। तो आपको दिख रहा है लास्ट वाले केस में आपके पास 3 मिथाइल का प्लस आई है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ पे है, इसका मतलब सबसे कम स्टेबल आपका ये है, ये आपका लीस्ट स्टेबल है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आपके पास फर्स्ट वाले में है, इसका मतलब सबसे कम अनस्टेबल, सबसे कम अनस्टेबल आपके पास ये है, इसका मतलब ये आपका मोस्ट स्टेबल है। समझ आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाता है। अगर आप लास्ट वाला देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट वहां पे है, सबसे कम स्टेबल वो होगा। फर्स्ट वाले को देखोगे सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ पे है, इसका मतलब कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। आप ऐसा मत सोचो ये स्टेबल है, भाई साहब प्लस आई होने से इसका स्टेबिलिटी घटेगा, लेकिन इन तीनों में अगर मैं रिलेटिवली बात करूं तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है और सबसे कम स्टेबल ये है, बीच में ये आएगा। तो आपके स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, जो आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कंजुगेट बेस का, वही आपका ऑर्डर हो जाता है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स का। समझ आया? अगला देखते हैं। मानो ऐसा कुछ है, मानो ऐसा कुछ है, मानो ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपके पास 3 कंपाउंड है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और आपको हाइड्रोजन लेबल करके ये वाला दे रखा है। अप्रोच क्या है आपको पता है, सबका कंजुगेट बेस बनाना है H+ निकाल के, इससे H+ निकालोगे बनाओगे कंजुगेट बेस, इससे H+ निकालोगे बनाओगे कंजुगेट बेस, इससे H+ निकालोगे बनाओगे कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ऐसा बनेगा,
यहाँ पे ऐसा बनेगा और यहाँ पे आपके पास ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, सुनो कॉन्सेप्ट क्या है बता रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट देखो, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो अगर यहाँ पे हमारे पास sp3 होता है, हमारे पास sp2 होता है, हमारे पास sp होता है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा देखो। sp3 में एक s ऑर्बिटल और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 है, इंटू 100 कितना आ जाएगा 25% एस कैरेक्टर। sp2 में एक s ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, कितना आ जाएगा 33.3% एस कैरेक्टर। sp में कितना है, s ऑर्बिटल एक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 है, 50% एस कैरेक्टर आ जाएगा। जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसका मतलब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो देखो आपके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा sp कार्बन, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा sp2 कार्बन, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा sp3 कार्बन। अब देखो आपको एक बहुत ही बेसिक बात पता होना चाहिए, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन होता है जनरली sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो आपका डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन होता है जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो आपका सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन होता है वो आपका जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लॉजिक समझ आया? तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। ये देखोगे डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। और ये आपका सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो सबसे ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव sp वाला है, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है लास्ट वाले पे, उसके बाद आपके बीच वाले पे, और सबसे कम स्टेबल है इसके ऊपर, क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबल है, या कह सकते हैं लीस्ट स्टेबल है। और आपको दिख रहा होगा ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये, उसके बाद बीच वाला, उसके बाद लास्ट वाला। जैसा ऑर्डर आपके पास होगा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का, वैसा ही ऑर्डर आपके पास हो जाएगा कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, मानो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लेबल करके दे रखा है, आपको इस हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले H+ को निकाल के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाओगे। देखो ऐसा करने से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब देखो आपको पता है सल्फर होता है थर्ड पीरियड का, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन आपका ऑक्सीजन होता है सेकेंड पीरियड का, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो आपके एक्सेप्टर का काम कर सकता है, और जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव वो आपके डोनर का काम कर सकता है। और जब आपके डोनर एक्सेप्टर पास पास हो, वहाँ पे बैक बॉन्डिंग का, बैक डोनेशन का पॉसिबिलिटी है। तो आपको समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा, वो भी दो दो सेंटर में। यहाँ पे एक सेंटर में बैक बॉन्डिंग है और ये आपका -i लगाएगा, यहाँ पे केवल केवल -i है। आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर पता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है बैक बॉन्डिंग का, क्योंकि यहाँ पे दो दो बैक बॉन्डिंग है, ये आपका मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद एक बैक बॉन्डिंग स्टेबल है, और आपका एक भी बैक बॉन्डिंग नहीं केवल इंडक्टिव, ये आपका लीस्ट स्टेबल है। जो ऑर्डर आपके पास कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का आएगा, वही ऑर्डर आपके पास कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा। मतलब मोस्ट एसिडिक होगा फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला। आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा? ठीक है,
तो यहाँ पे हमने बात कर ली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, है ना। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। देखो समय की कमी है इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको कुछ बेसिक केस दिखा देते हैं। मानो कुछ ऐसा है, मानो कुछ ऐसा है, मानो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। देखो कैसे करोगे, लॉजिक क्या है समझो। आप यहाँ पे सबसे H+ को निकालोगे, बनाओगे करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस, ठीक है। और आप यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी चेक करोगे। अब देखो आपको दिख रहा है तीनों में आपके पास रेजोनेंस काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास काम कर रहा है साइक्लिक रेजोनेंस। यहाँ पे आपके पास काम कर रहा है क्रॉस रेजोनेंस, है कि नहीं। और लास्ट वाले में आपके पास काम कर रहा है लीनियर रेजोनेंस। यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस, यहाँ पे लीनियर रेजोनेंस। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो रेजोनेंस का ऑर्डर होता है क्वालिटी का, सबसे अच्छा आपका होता है साइक्लिक रेजोनेंस, उसके बाद होता है लीनियर रेजोनेंस, सबसे खराब होता है क्रॉस रेजोनेंस। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑर्डर होगा कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का, सेम ऑर्डर हो जाएगा कंपाउंड्स के एसिडिटी का, क्योंकि आपका साइक्लिक रेजोनेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा। उसके बाद आपका लीनियर रेजोनेंस अच्छा है, उसके बाद स्टेबल आपका सी होगा। और सबसे खराब आपके पास बी वाला है, क्योंकि उसमें क्रॉस रेजोनेंस है, तो सबसे कम स्टेबल आपका बी वाले का कंजुगेट बेस होगा। और जो आपके पास कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही आपके पास कंपाउंड्स के एसिडिटी का ऑर्डर होता है। इसका मतलब इन 3 कंपाउंड्स के एसिडिटी का ऑर्डर आपके पास ये हो जाएगा। समझ आ गया आपको, ये आपके पास हो गया, है ना। अब एक चीज़ देखो यार, सुनो, बहुत बार ना यहाँ पे ना क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। बहुत बार ना क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मानो आपको ना यहाँ पे ऐसा एक कंपाउंड दे देगा, ठीक है, और मानो ऐसा कुछ है। अब देखो ना यहाँ पे ऐसे लेबल कर देता है, ध्यान से देखना कैसे करता है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसे बोलेगा, देखो आपको ऐसे बता देगा कि भाई साहब ये आपके पास ए वाला हाइड्रोजन है और ये आपके पास बी वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका सी वाला हाइड्रोजन है। आपको इन तीनों हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को कंपेयर करना है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए वाले हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाओगे, है ना। खाली आपको फैक्टर देखना है यार कि आपके स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या है। अभी देखो ऐसा करने से नेगेटिव यहाँ पे आएगा। अगर आपका नज़र तेज़ है आपको दिखेगा साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, गिनेंगे इसको पाई इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है हक्कल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। इसका मतलब ये एरोमेटिक है। इसके एरोमेटिसिटी के पीछे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपका क्वासी एरोमेटिक आ रहा है। अगर आप यहाँ पे निकालोगे बी वाले हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे आपका कौन सा फैक्टर काम करेगा, देखो बी वाले हाइड्रोजन को निकालने से आप क्या देखोगे, नेगेटिव यहाँ पे आएगा। जब आपके पास नेगेटिव यहाँ पे आएगा आप देखोगे कि यहाँ पे देखो आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन काम कर रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस काम कर रहा है। देखो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सी वाले हाइड्रोजन को बाहर करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। अगर आपको कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखना आता है, ये टॉपिक बहुत आसान है, ऐसा कुछ बनेगा, सही है। अब देखो यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या है, आपको पता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन आपके पास कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपका sp3 के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है। अब खुद सोचो ना, सबसे अच्छा आपके पास क्वासी एरोमेटिक है, तो आपके पास सबसे कम प्रायोरिटी में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। तो आपको पता है जो आपके पास ऑर्डर होता है कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का, वही आपके पास ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है ए वाले हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक ए होगा। उसके बाद स्टेबल है बी वाले हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस, इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक बी होगा। और सबसे कम स्टेबल है सी वाले हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस, का मतलब यहाँ पे सबसे कम एसिडिक सी वाला होगा। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक और अप्रोच क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम कम है तो मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर और बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में। अब बहुत लोग सोचते होंगे भाई अल्कोहल एसिड क्यों होता है। आपको पता है जब मैं नया नया पढ़ाना चालू किया था आज से 3 साल पहले, तब मैं क्या करता था, तब ना मैं जान पहचान में मोहल्लों के बच्चों को पढ़ाता था, है ना। लेकिन ऑब्वियसली बात है बोर्ड्स के लिए पढ़ाता था, जेई के लिए नहीं पढ़ाता था, है ना। तो वो बच्चे पता है मुझसे क्या कहते थे, मासूम बच्चे मुझे कहते थे कि अल्कोहल बेस है। मैं उनसे पूछता था अल्कोहल बेस क्यों है, वो बोलते थे ओएच है। वो बोलते थे बचपन में हमारे सर या मैम ने पढ़ा दिया है कि आपको जिस भी चीज़ में ओएच दिखे वो बेस होता है। जैसे आपको NaOH में OH दिखता है, बेस है। आपको KOH में OH दिखता है, बेस है। सबसे पहले आप ये मिसकॉन्सेप्शन हटा लो। अगर आपको कोई भी कंपाउंड में OH दिखता है, इसका मतलब वो बेस नहीं होता है। ठीक है, तो अल्कोहल आपके पास बेस नहीं होता है, अल्कोहल आपके पास एसिड होता है। तो अल्कोहल आपके पास कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अल्कोहल आपके पास एसिडिक नेचर का होता है। अब देखो आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, है ना। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं वाटर एंड अल्कोहल के बीच में। तो मैं थोड़ा जनरलाइज्ड अप्रोच लेने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे मेरे पास वाटर है। मुझे यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। अप्रोच क्या है, दोनों का आप कंजुगेट बेस बनाओ। अब देखो यहाँ पे ना आपको दिख रहा है मैंने मेंशन नहीं किया कौन से हाइड्रोजन को निकाल के कंजुगेट बेस बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी हाइड्रोजन आपका हेटेरो एटम से जुड़ा होता है वो जनरली आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जनरली ये नोन होता है, ये पता होता है, ये ऑब्वियस होता है कि जो हाइड्रोजन आपका हेटेरो एटम से जुड़ा है वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। आपको उसी हाइड्रोजन को निकाल के कंजुगेट बेस बनाना है, इसको दिमाग में रखना। तो यहाँ पे H+ निकालेंगे, यहाँ पे H+ निकालेंगे। आपको पता है हेटेरो एटम से जुड़ा हाइड्रोजन होता है एसिडिक, वहीं से आपके पास H+ निकलेगा। ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ आएगा और यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ आएगा। तो ये आपके पास दोनों केस में कंजुगेट बेस है। मैंने क्या बोला, कभी भी आपको दो कंपाउंड्स के बीच का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, लॉजिक क्या है, दोनों का कंजुगेट बेस बनाओ, दोनों के कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कंपेयर करो। जिस केस में आपके कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है उस केस में कंपाउंड को ज़्यादा एसिडिक बोलेंगे। अब देखो आपको पता है आपका एल्काइल ग्रुप जो होता है ना, सुनो, आर आपका होता है एल्काइल ग्रुप। कलर चेंज करता हूँ मैं, आर आपका होता है एल्काइल ग्रुप। और जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो आपका जनरली बहुत ही अच्छा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे आपका आर दिखाएगा बहुत ही अच्छा प्लस आई इफेक्ट, लेकिन आपका हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। और यहाँ पे आपका कह सकते हो नो इफेक्ट है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कंपैरेटिवली स्टेबल। और जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इस वाले का ज़्यादा होगा। इसका मतलब आपका वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल आपका वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। लेकिन देखो यहाँ पे एक अच्छा केस आता है मिथेनॉल वर्सेस वाटर का।
देखो अगर आपको कंपेयर करना है मिथेनॉल और वाटर के बीच में, आप क्या करोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, दोनों का बनाओगे आप क्या, दोनों का आप यहाँ पे बनाओगे कंजुगेट बेस, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, आपको बता चुका हूँ, हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, उसी को निकालना होता है, वो बताते नहीं, ऑब्वियस है। तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। आप बोलोगे यहाँ पे भी आसान कहानी है, मिथाइल का प्लस आई काम करेगा और लाइट वाले में आपके पास नो इफेक्ट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई काम कर रहा है, राइट वाले में नो इफेक्ट है, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा लेस स्टेबल, ये हो जाएगा मोर स्टेबल। इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक। मैं बोलूँगा रुको, यहाँ पे ना आपके पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर काम करता है, जो कि आपके पास मिथाइल में काम कर पाता है, बाकी एल्काइल में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका मिथाइल ग्रुप छोटा होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो ये पता है क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को ना अपने सरफेस के ऊपर फैला लेता है, स्प्रेड आउट कर लेता है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपने सरफेस के ऊपर फैला लेता है, स्प्रेड आउट कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। ऐसा बाकी एल्काइल ग्रुप नहीं कर पाता, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे मानो इथाइल लगाओगे, तो इथाइल में क्या होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। तो मानो अगर आप ऐसा बाकी एल्काइल ग्रुप में करने का कोशिश करो, जैसे मानो अगर आप ये सेम काम करना चाहो इथाइल में, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इथाइल में CH2 होगा आपके पास और CH3 होगा। तो जब आप कोशिश करोगे ना कि भाई साहब आप इस नेगेटिव चार्ज को फैला लो, तो ये जो मिथाइल का प्लस आई है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को फैलने नहीं देगा। समझ आ रहा है? इसीलिए बड़े एल्काइल ग्रुप में ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन छोटे एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल में ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, ये आपका ज़्यादा स्टेबल बन जाता है, ये आपका स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इसका मतलब देखो आपको क्या पता होना चाहिए कि इन जनरल आपके पास अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। इन जनरल आपका मिथेनॉल होता है ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है वाटर, उसके बाद आपके पास आता है अल्कोहल। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अल्कोहल वर्सेस फिनॉल की, है ना, तो हम यहाँ पे बात करते हैं अल्कोहल वर्सेस फिनॉल की, ज़्यादा एसिडिक कौन है। आसान तरीका है, दोनों का कंजुगेट बेस बना के स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो यहाँ से H+ को निकालेंगे, यहाँ से H+ को निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा RO-, लेकिन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा PHO-। ये जो आपके पास बना है इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन, और ये जो आपका एल्कोक्साइड आयन होता है ना, इसमें आपके एल्काइल ग्रुप का प्लस आई काम करेगा, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं फिन ऑक्साइड आयन। ये जो आपका फिन ऑक्साइड आयन होता है क्या करता है, ये देखो नेगेटिव चार्ज ना यहाँ पे अच्छा खासा रेजोनेंस कर लेता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाता है हमारे फिन ऑक्साइड आयन को, जिस वजह से हमारा फिन ऑक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल बन जाता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन। और क्योंकि आपका फिन ऑक्साइड आयन हो जाता है मोर स्टेबल, क्योंकि आपका फिन ऑक्साइड आयन हो जाता है मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन, इसीलिए आप देखोगे आपका फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो आपका फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। और देखो एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, सुनो। देखो आपको पता है 3 केस होंगे, सुनो यार। एक आपका फिनॉल होगा, ठीक है, एक आपके फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, एक आपके फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है। देखो जब मैं ग्रुप को ऐसे रिंग से जोड़ के दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि आपके ग्रुप का पोजीशन फिक्स नहीं है, ये मैंने ग्रुप का जनरल पोजीशन माना है। ये ग्रुप का पोजीशन ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इन तीनों केस में कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है।
देखो तब से हम एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। कभी भी आपको कंपेयर करना हो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या करो, H प्लस को निकालो, करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाओ और करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कंपेयर करो। तो जब आप यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाओगे ना, तो देखो आपके पास क्या होगा, आपको पता है फिन ऑक्साइड आयन बनेगा और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। यहाँ पे आपके पास फिन ऑक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पे आपका फिन ऑक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। देखो आपको ना कॉमन फैक्टर नहीं दिखना होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी वो 3 चीज के बीच में या 4 चीज के बीच में केमिस्ट्री में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वो कॉमन फैक्टर में उलझ जाते हैं। आपको ना कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करना है, उसको नहीं देखना है। जैसे आप यहाँ पे बोलोगे फिन ऑक्साइड आयन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, मैं बोलूंगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो वो तो तीनों में हो रहा है, वो तो आपके पास तीनों केस में हो रहा है। तो यहाँ पे आपका देखने वाला बात क्या है, ग्रुप्स का इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप होगा ये क्या करेगा, ये आपके अनायनिक स्पीशी को स्टेबलाइज करेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, अनायनिक स्पीशी को अनस्टेबल बनाएगा। और ये बीच वाले में नो इफेक्ट। तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, आपको कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ आ गया। सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास होगा फिनॉल विद एन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, उसके बाद होगा नो इफेक्ट, उसके बाद होगा फिनॉल विद एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। समझ आया कि नहीं? मतलब जहां पे आपके पास फिन ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद जहां पे केवल फिन ऑक्साइड आयन है कम स्टेबल, जहां पे फिन ऑक्साइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है सबसे कम स्टेबल। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत ही ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं। देखो हम ना मेनली सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि वही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, राइट? तो आप ऐसा मानो ना कि देखो एक बार आपके पास यहाँ पे फिनॉल है नॉर्मल, ठीक है? एक बार फिनॉल के ऊपर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगाए, एक बार आपके पास फिनॉल के ऊपर कोई हैलोजन लगाए, ठीक है? मान लेते हैं फ्लोरीन। एक बार आपके फिनॉल के ऊपर लगाए नाइट्रो ग्रुप, ठीक है? तो यहाँ पे ना आपको एक तरीका क्या होगा, एक तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे सबका कंजुगेट बेस बनाओ, उसके बाद स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, है ना? तो वही तरीके का इस्तेमाल करते हैं। देखो सबका बनाएंगे कंजुगेट बेस कैसे, H प्लस को निकाल के, तो ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ मिथाइल होगा, यहाँ आपके पास क्या होगा, फ्लोरो होगा, यहाँ क्या होगा, नाइट्रो होगा, है ना? अब देखो आप क्या बोलोगे, जो आपका मिथाइल होगा वो आपका यहाँ पे क्या दिखाएगा, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। फ्लोरो देखो क्या दिखाएगा, देखो आपका फ्लोरो माइनस आई दिखाता है, प्लस एम दिखाता है। माइनस आई क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस एम क्योंकि लोन पर है। लेकिन आपको पता है हैलोजन के केस में क्या होता है, आपका इंडक्टिव ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है? तो उसका माइनस आई ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो ये माइनस आई दिखाएगा। नाइट्रो दिखाता है माइनस आई माइनस एम, ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है, माइनस एम। और यहाँ पे भी आपका मिथाइल प्लस एच प्लस आई दोनों दिखाता था, ज़्यादा डोमिनेटिंग था प्लस एच। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन गया, ये इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे नो इफेक्ट। तो एक तो आपको जनरल ऑर्डर समझ आ रहा होगा, है ना? देखो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, ठीक है? एक तो देखो यहाँ पे आपको जनरल ऑर्डर समझ आ रहा होगा, जो पीछे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप वाला फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद नो इफेक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है सबसे कम एसिडिक आपके पास बी वाला होगा और सबसे ज़्यादा एसिडिक आपके पास सी और डी में से कोई एक होगा।
अब आपको देखना पड़ेगा सी और डी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कहाँ पे है। आपको पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। इसका मतलब आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट किस में है, ये आपके पास डी में है। इसका मतलब आपका डी ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू सी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, देखो आपके पास जगह का इशू हो रहा है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर क्या आएगा एसिडिटी का। आपको पता है डी ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि डी में आपके पास माइनस एम है, सी में आपके पास माइनस आई है। माइनस एम का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके पास आएगा नो इफेक्ट, और सबसे लास्ट में आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं। मानो कुछ ऐसा केस है हमारे पास, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है। अब की बार देखो हमारा मेटा पोजीशन पे है और यहाँ पे हमारे पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे 3 डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लिए हैं ना, मैंने यहाँ पे 3 डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लिए हैं। अगर आप इनका कॉमन नेम जानते हो, इसका कॉमन नेम आपके पास होता है कैटेकोल, इसका कॉमन नेम आपके पास होता है रिसोर्सिनॉल, और लास्ट वाले का कॉमन नेम आपके पास होता है क्विनॉल, ठीक है। अब मानो आपको इन 3 कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। अप्रोच क्या है, आप यहाँ पे तीनों का कंजुगेट बेस बनाओगे। इससे आप H+ को निकालोगे, इससे आप H+ को निकालोगे, इससे आप H+ को निकालोगे। ऐसा करने से यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे OH है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे ना आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। अब देखो जो आपका OH ग्रुप होता है वो आपका दिखाता है +M, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, और -I क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपका मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। देखो फर्स्ट वाले केस में आपका ये जो OH है ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे, इसका मतलब ये +M दिखाएगा, -I दिखाएगा। लेकिन आपको पता है मेसोमेरिक और इंडक्टिव में ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है मेसोमेरिक, तो हम बोलेंगे ये आपका +M दिखाएगा। लेकिन देखो सेकंड वाले केस में आपका OH मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करता, मेटा पोजीशन पे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करता, तो हम बोलेंगे ये यहाँ पे -I दिखाएगा। लास्ट वाले केस में पैरा पोजीशन पे +M -I दोनों दिखाएगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग +M है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको मैंने बताया था जो भी आपके पास पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, जो भी आपके पास नेगेटिव इफेक्ट होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे दिखा रहा है +M, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। यहाँ पे दिखा रहा है -I, ये आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है। यहाँ पे दिखा रहा है +M, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। आपको पता है जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है वो क्या करता है, वो आपके कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है क्या करता है, कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस लॉजिक से देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपके पास कंपाउंड बी होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक है कि जो कंपाउंड बी आपके पास है ना, जो कंपाउंड बी आपके पास है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड बी होगा। अब ए और सी में कैसे कंपेयर करेंगे, देखो दो लॉजिक है। एक तो अगर आप देखो ए में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी इंट्रा मॉलिक्यूलर, लेकिन सी वाले में आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एक और चीज़ क्या देखो, ये दिखाता है +M -I है कि नहीं। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा डोमिनेटिंग +M होता है, लेकिन अगर आप -I को देखो ना, -I आपके पास डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, तो आपका ए वाले केस में -I ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, और
सी वाले केस में माइनस आई कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, और जो आपका माइनस आई होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट होता है, इसका मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्योंकि आपका ए वाले केस में माइनस आई ज़्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और क्योंकि आपके सी वाले केस में माइनस आई कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम है। तो इसका मतलब आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए और कम स्टेबल हो जाएगा सी। जो आपके पास कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही आपके पास कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब देखो ऐसे आपके पास होता है हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं ना। मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना हो बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, तो आपका यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? कैसे कंपेयर करेंगे? आपको पता है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख के H प्लस निकालो, यहाँ पे भी H प्लस निकालो। देखो इस वाले केस में जो आपके पास कंजुगेट बेस बनेगा ना, वो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या बनेगा? देखो इस वाले केस में आपके पास फिन ऑक्साइड आयन बनेगा, ये भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, आपको पता है ना। ये रेजोनेंस कैसे करते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा रखा है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। वैसे मैं काफ़ी रिपीट करता हूँ, लेकिन अभी टाइम काफ़ी कम बचा है। अगर मैं रिपीट करूँगा लेक्चर लंबा हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, है ना। एग्ज़ाम में मुश्किल से 15-20 दिन बचे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव, और ऐसे ही आपके पास एक और बनेगा जब ये नेगेटिव अंदर आएगा, ऐसा कुछ आपके पास बन जाता है ना। तो देखो आपके पास यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड आपके पास यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इन केस ऑफ फिनॉल। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, आपके पास यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, आपके पास यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इन केस ऑफ फिन ऑक्साइड आयन। तो आप कैसे बताओगे कौन सा आपका ज़्यादा स्टेबल है? देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना, वो ना कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जहाँ पे रेजोनेंस का क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पे आपका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, जो कि गलत है। देखो यही चीज़ ना आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ आती है एग्ज़ाम में, और यही चीज़ आपके पास केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट में आती है कि ना, आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ज़्यादा मैटर करता है, कितना क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन किया आपने प्रैक्टिस के लिए, या कितना क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन किया? तो आंसर है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। सेम यहाँ पे है, क्वांटिटी ऑफ रेजोनेंस मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस मैटर करता है। अगर आप देखोगे जब आपका कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस हो रहा है, तब आपका नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, लेकिन जब आपका फिन ऑक्साइड आयन में रेजोनेंस हो रहा है, तब आपका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन के ऊपर भी आ रहा है, और कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं होता, जिस वजह से ये आपका लेस स्टेबल बन जाएगा और ये आपका मोर स्टेबल बन जाएगा। अब क्योंकि आपके कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिन ऑक्साइड आयन, तो जो आपके पास कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, वही आपके पास कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मानो कुछ ऐसा है, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास बेंजोइक एसिड है, एक बार आपके बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगाए, एक बार आपके बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगाए। इसको अच्छे से बना लेते हैं। और एक बार आपके बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे
OH ग्रुप लगा है। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर आपको इन चारों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है, आप यहाँ पे सबका कंजुगेट बेस बनाओगे। और आप यहाँ पे सारे कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करोगे। अब देखो पहले वाले में आपके पास नो इफेक्ट है, देखो दूसरे वाले में आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। सही बात है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ जो आपका OH ग्रुप होता है वो क्या करता है यार, जो आपका OH ग्रुप यहाँ पे होता है वो आपका क्या करता है, वो आपका प्लस एम दिखाता है, माइनस आई दिखाता है, ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लस एम होता है। तो यहाँ पे आपका प्लस एम डोमिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका OH ग्रुप क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे क्या दिखाएगा बताओ। आपको पता है मेटा पोजीशन में आपका प्लस एम पॉसिबल नहीं है, माइनस आई दिखाएगा। सही बात है। पैरा पोजीशन में प्लस एम दिखाएगा। तो देखो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का ऑर्डर क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे एक सिंपल सा बात बोलोगे कि भाई साहब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके पास सी वाला कंजुगेट बेस होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट काम कर रहा है, राइट। उसके बाद आप बोलोगे आपका स्टेबल होगा जहाँ पे नो इफेक्ट है, मैं बोलूँगा ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखो आपके पास बी में भी प्लस एम है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, और आपके पास डी में भी प्लस एम है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास एक तो क्योंकि डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज़्यादा होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है माइनस आई कम होगा, एक तो वो फंडा है। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो आपका बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू डी, ऐसा आप यहाँ पे बोलोगे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे आपके पास एसिडिक ऑर्डर क्या आता है, यहाँ पे आपके पास एसिडिक ऑर्डर क्या आता है, मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे आपके पास एसिडिक ऑर्डर आता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक बन जाता है बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। तो देखो इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है, सवाल है बी आपका आगे क्यों जंप कर गया। ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन जब OH लगा, जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन में OH लगा, तो ऐसा क्या हो गया जिस वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है। हमने देखा कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट सही काम कर रहा है, लेकिन जब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा, तब अचानक से कुछ फिनोमेना यहाँ पे काम किया जिस वजह से वो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक बन गया। तो आखिरकार यहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि जो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इतना ज़्यादा एसिडिक बन गया, उसको हम समझेंगे अब। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करता है जिसका नाम होता है SIR इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। अब ये स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल देसी भाषा में समझाऊं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस का मतलब होता है स्टेरिक रीजन के वजह से रेजोनेंस में आने वाला रुकावट, स्टेरिक रीजन के वजह से रेजोनेंस में आने वाला रुकावट।
ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है SIR का। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मानो यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप G1 है, और ये जो आपका ग्रुप G1 है ये आपके बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है। इसका मतलब ये आपका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस परफॉर्म कर रहे हैं ना, सही बात है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में आप यहाँ पे एक और ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हो और आप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हो, उसका नाम G2 मान लेते हैं। उसको आप G1 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हो। अगर आपको नहीं पता है, कोई भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन डिफाइन होता है। जस्ट ग्रुप के साइड वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, एक पोजीशन छोड़ के बोलते हैं मेटा पोजीशन, और जस्ट ग्रुप के अपोजिट वाले पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो अगर आप यहाँ पे एक और बल्की ग्रुप जिसका नाम मैं G2 देता हूँ, उसको अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो एट ऑर्थो पोजीशन, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है समझो। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में G1 के ऑर्थो पोजीशन पे एक और बल्की ग्रुप G2 लगा दिया, ठीक है, सच दैट ये G2 आपका ऑर्थो पोजीशन पे। अब देखो ऐसा होने से क्या होगा ना, ये जो आपका ग्रुप G1 है, ये जो आपका ग्रुप G2 है, इनके बीच में रिपल्शन काम करेगा। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपका दोनों ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन सिस्टम, ये भी आपका हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन सिस्टम। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रुप G2 है ये ग्रुप G1 को रिपेल करके परमानेंटली आउट ऑफ प्लेन कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो आपका ग्रुप G1 है ये फ्लक्चुएट करेगा। कहने का मतलब क्या है, G1 आपका कुछ टाइम के लिए प्लेन के अंदर आएगा, जैसे ही प्लेन के अंदर आएगा वैसे ही ग्रुप G2 इसको रिपेल करके प्लेन के बाहर कर देगा, फिर वापस प्लेन के अंदर आएगा, फिर ग्रुप G2 रिपेल करके प्लेन के बाहर कर देगा। तो ये जो आपका ग्रुप G1 है ये आपका एक तरह से ऑसिलेट करेगा, कभी प्लेन के अंदर कभी प्लेन के बाहर, कभी प्लेन के अंदर कभी प्लेन के बाहर। और जब जब आपका ग्रुप G1 प्लेन के अंदर आएगा तब तब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर पाएगा, और जब जब आपका ग्रुप G1 प्लेन के बाहर जाएगा तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो आपका यहाँ पे पहले अच्छा खासा रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा था, जो आपका पहले एक्सीलेंट था, अब यहाँ पे SIR के वजह से बन गया फ्लक्चुएटिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पे हुआ क्या यार, यहाँ पे आपके स्टेरिक रिपल्शन के वजह से रेजोनेंस में रुकावट आ गया। इसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट। अब देखो बहुत ही फेमस केस है, ये होता है स्पेशल केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जिसका नाम होता है ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये आपका काम करता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में, बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए। देखो सिंपल सी कहानी क्या है, ये आपके पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे आपने ऑर्थो पोजीशन में कोई बल्की ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मान लेते हैं बल्की ग्रुप G है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका G है वो आपका बल्की ग्रुप है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कभी भी आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा 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 नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा अगर आपका G एक बल्की ग्रुप है, ठीक है। देखो होता क्या है ना, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप खुद में इतना बल्की होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप खुद में इतना बल्की होता है कि अगर आपका ग्रुप G बल्की ग्रुप ना भी हो तो भी ये इफेक्ट काम कर जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये जो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है इसका एसिडिटी इंक्रीज कर जाता है इन कंपैरिजन टू बेंजोइक एसिड। तो आपके पास एसिडिटी का ऐसा ऑर्डर आ जाता है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्रुप G क्या है,
ये ग्रुप जी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो भी काम चलेगा, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप हो तो भी काम चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है, जो भी आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझो। देखो जब हम नॉर्मल बेंजोइक एसिड की बात करते हैं ना, तो ये जो आपका बेंजीन रिंग है ये क्या करता है, अगर आपको नहीं पता है, ये ना आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। जिस वजह से होता क्या है ना, जो इसका करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस होता है उसके स्टेबिलिटी को घटा देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को घटा देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दूँ तो यहाँ पे आपके पास बल्कीनेस होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में SIR ऑपरेट करेगा और ये दोनों ग्रुप आउट ऑफ प्लेन सिस्टम बन जाएंगे। और जैसे ही आपका ग्रुप आउट ऑफ प्लेन सिस्टम बनता है आपका रेजोनेंस फ्लक्चुएट करने लगेगा। जब आपका रेजोनेंस फ्लक्चुएट करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, तब हमारा बेंजीन रिंग यहाँ पे प्लस एम नहीं दिखा पाएगा। इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है यहाँ पे प्लस एम नहीं दिखा पाएगा, है ना। अब आप सोचो कि भाई साहब कि अगर ये जो ग्रुप है ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ तब तो दिक्कत है। आपका लॉजिक होगा कि भाई साहब मान लो कि जब हमने यहाँ पे ग्रुप जी लगा दिया तब यहाँ पे SIR इफेक्ट काम किया तो आपका बेंजीन रिंग जो कि आपका पहले प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा था अब नहीं दिखा पाएगा। लेकिन आप बोलोगे ग्रुप जी, अगर आपका ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो आपका ग्रुप जी तो प्लस एम दिखाई रहा है। आपका कहना होगा भाई साहब बात तो बराबर हो गई, पहले आपका बेंजीन रिंग प्लस एम दिखा रहा था, अब मानते हैं कि आपका बेंजीन रिंग प्लस एम नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आपका ग्रुप जी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ तो वो तो आपका प्लस एम दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो फिर से आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि समझो ये जो आपका ग्रुप जी प्लस एम दिखाता था, ये जो आपका ग्रुप जी प्लस एम दिखाता था, ये आपका ग्रुप जी प्लस एम तभी दिखा पाता था जब ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होता था, है कि नहीं। याद करो प्लस एम कैसे होगा, कि होगा क्या, ये जो ग्रुप जी है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन रिंग को देगा और बेंजीन रिंग क्या करेगा, इन टर्न कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये जो पूरा कहानी होता था इसके लिए बीच में ब्रिज का काम करता था बेंजीन रिंग। अगर आपने कार्बोक्सिलेट आयन को बेंजीन रिंग से ही डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो आपका ग्रुप जी से भी डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब अगर आपका ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके बावजूद ये प्लस एम नहीं दिखा पाएगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा -I दिखाने का। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ना तो बेंजीन रिंग से प्लस एम मिला ना तो ग्रुप से प्लस एम मिला, दोनों से आज़ाद हो गया, इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। हुआ क्या, ये जो आपका है ना ये पर्टिकुलर केस देखो इसका कितना मज़ा है, सुनो बहुत ध्यान से यार। एक तो देखो क्योंकि यहाँ पे SIR काम करेगा, ये बन जाएगा आउट ऑफ प्लेन सिस्टम, ये बन जाएगा आउट ऑफ प्लेन सिस्टम। इसका प्लस एम लग नहीं पाएगा, रिंग का प्लस एम लग नहीं पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से है, साथ में OH यहाँ पे प्लस एम नहीं दिखाएगा -I दिखाएगा। देखो आपका C वाले में -I मेटा पे था, डिस्टेंस ज़्यादा था, आपका A वाले में -I जस्ट बाजू में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे -I भी अच्छा है, साथ में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, साथ में आपका रिंग यहाँ पे प्लस एम नहीं दिखा पा रहा है, जबकि बाकी हर केस में रिंग तो आपका प्लस एम दिखा ही रहा है। इसका मतलब इसके लाइफ में मज़े आ गए, इसके दोनों हाथों में लड्डू पेड़ा आ गया, ये खुश हो गया, इसीलिए आप देखोगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है, ऑर्डर ये नहीं होगा, ऑर्डर ये होगा। ठीक है,
अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, ये जो आपका SIR काम करता है बेंजोइक एसिड में, ये आपका फिनॉल में काम नहीं करता है, क्योंकि आपका OH ग्रुप छोटा होता है। तो अगर आप यहाँ पे फिनॉल के ऊपर कोई भी टाइप का ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ खास SIR ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि आपका OH ग्रुप छोटा होता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसा नहीं कि फिनॉल के केस में SIR कभी ऑपरेट नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन फिनॉल के केस में SIR OH और ऑर्थो पोजीशन वाले ग्रुप के बीच में ऑपरेट नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? फिनॉल के केस में आपका SIR OH और ऑर्थो पोजीशन वाले ग्रुप G के बीच में काम नहीं करेगा। इसमें आपका SIR का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मानो कुछ ऐसा केस है, ठीक है, ध्यान से देखना। मानो कुछ ऐसा केस है, यहाँ पे आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पे आपका पैरा पे तो नाइट्रो है ही, साथ में दोनों मेटा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, अब देखने में ऐसा लगता है कि भाई आपका नाइट्रो ग्रुप दिखाता है -M, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। तो आपको देखने में लगता है कि इस वाले के मज़े आ गए और ये वाला थोड़ा ख़राब है। तो आपको देखने में ऐसा लगता है कि आपका सेकंड वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है और आपका फर्स्ट वाला कंपाउंड कम एसिडिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो मैंने आपको बोला था कि फिनॉल में आपका SIR ऑपरेट नहीं करेगा OH और ग्रुप G के बीच में, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला कि कुछ भी हो जाए SIR ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि SIR का बेसिक लॉजिक क्या है वो समझो। SIR का बेसिक लॉजिक ये होता है कि अगर आपका दो बल्कि ग्रुप आसपास है तो वो एक दूसरे को रिपेल करके आउट ऑफ प्लेन कर देता है। ग्रुप G1 भी G2 को आउट ऑफ प्लेन करेगा, ग्रुप G2 भी G1 को आउट ऑफ प्लेन करेगा, जिस वजह से दोनों आपका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा काम हुआ। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास तीन नाइट्रो ग्रुप है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन काम करेगा। देखो क्योंकि आपका नाइट्रो ग्रुप काफ़ी बल्कि ग्रुप होता है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रिपल्शन काम करेगा, यहाँ पे भी अच्छा खासा रिपल्शन काम करेगा, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी काम करेगा SIR, यहाँ पे भी काम करेगा SIR, और आपका तीनों ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ये भी और ये भी। और आपको पता है जैसे ही आपका ग्रुप आउट ऑफ प्लेन होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखा पाता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आपका ग्रुप मेटा पोजीशन पे है मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, अगर आपका ग्रुप आउट ऑफ प्लेन है वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपका तीनों नाइट्रो ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो गया, देखो आप एक चीज़ समझो, ये वाला नाइट्रो और ये वाला नाइट्रो पहले से ही OH के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे था, ये तो आपका -M नहीं दिखा सकता था, इसका मजबूरी था -I दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपका ये वाला नाइट्रो क्योंकि पैरा पे इसका -M दिखाने का पॉसिबिलिटी था, जिसको SIR ने ख़त्म कर दिया, तो ये भी आपका -I दिखाएगा। इस मॉलिक्यूल में 3 -I काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका सब मस्त है तो ये -M दिखाएगा। और आपको पता है -M ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू -I। ठीक है, ऐसा मत सोचना यहाँ पे 3 -I तो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो मेसोमेरिक का आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव, क्योंकि मेसोमेरिक में आपके पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंडक्टिव में केवल आपके पास इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। ठीक है, इस वजह से आप क्या बोलोगे, आपके पास पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा है, सेकेंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम है, तो आपका पहला वाला कंपाउंड सेकेंड वाले कंपाउंड से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड ख़त्म होता है, राइट। क्योंकि टाइम कम था मैंने आपको सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की। देखो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे इनोलेट्स के बारे में, जहाँ पे जितना भी हमारे पास नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ाओ रिएक्शन, क्लेजेन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, सबको कवर करेंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर लाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, जहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी को समझेंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर ले आएंगे ऑर्गेनिक बेस के ऊपर। ठीक है, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं
आप यूट्यूब के ऊपर जाके लिखना इजी केमिस्ट्री जेई नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।